अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा कंगना राणावत की और उनका जो एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 1947 में जो आज़ादी है वो भारत को भीख में मिली थी और असल आज़ादी जो है वो 2014 में मोदी जी के आने के बाद मिली है। तो उसके ऊपर एक हंगामा है, बहुत बात हो रही है, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करें। और हमें जी ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या हंगामा हो रहा है। बहुत शुक्रिया रोहित जी। नमस्कार नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी मैम। मैम, हंगामा तो है। हंगामा ये है कि कंगना रनौत पहले ही अपने स्टेटमेंट्स के लिए बहुत जानी जाती हैं। अगर बोले तो वो मोदी सपोर्टर के एंगल से उनको जाना जाता है, और या बीजेपी सपोर्टर के एंगल से आप बोले तो इनके खिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज भी लगी रहती हैं और ये भी अपना लगी रहते हैं। स्टेटमेंट्स इनके आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी अभी इनको हमने पद्मश्री दिया है, मतलब हमने क्या, कंट्री ने दिया है या आप बोले तो मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। और पद्मश्री हमारा थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद इन्होंने बोला कि कंट्री को आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद 2014 में मिली थी, जिस पर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब कांग्रेस ने कई जगह एफआईआर भी करा दी है और कई जगह कोर्ट केस आ गए हैं। ठीक है, इनके उसमें आते रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार, उन्होंने भी रिएक्ट किया है कि भाई मैं ऐसी चीजों पर रिएक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने भी उस पर शार्प रिएक्शन दिया। तो सबके साथ बोल रहे हैं कि भाई ये भीख में कैसे थी? क्या हम लड़े नहीं थे? क्या आजादी भगत सिंह नहीं लड़े थे आजादी के लिए? क्या सुभाष चंद्र बोस नहीं लड़े थे? आप कांग्रेस को उसका वो ना देना, कांग्रेस का मत दीजिए, लेकिन बाकी लोग भी तो थे। सुभाष चंद्र बोस एक आजाद हिंद फौज बना करके यहां तक आए थे, और उसमें एक बहुत फेमस रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था। और रेड फोर्ट ट्रायल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजाद हिंद फौज जो थी, उसके 3 ऑफिसर्स थे। एक गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक शाहनवाज हुसैन और एक प्रेम कुमार सहगल। क्योंकि एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था और एक सिख था। तो ये 3 पे ट्रायल हुआ था और अंग्रेजों को उनको सजा देने की जगह उन्हें छोड़ना पड़ा, मजबूरी। इतना गवर्नमेंट का प्रेशर था, इतना इंडियन लोगों का प्रेशर था। तो ये सब के सब, या उसके साथ आप बोले तो बिरसा मुंडा भी थे और 50 लोगों का नाम था उसमें, वीर सावरकर से लेकर के। ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद क्या कर रहे थे? तो ये स्टेटमेंट तो मतलब ऑफ कोर्स हिस्टोरियंस को और सबको तो खैर जो भी लगा होगा, लेकिन स्टेटमेंट तो मैडम मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। आजादी कभी भी एक डोमिनोज पिज्जा टाइप आपके रोज टेस्ट पे नहीं आती है। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है और सब लड़े थे। और इनफैक्ट और भी स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं अभी हाल में, सिर्फ कंगना रनौत का स्टेटमेंट नहीं है। वहां यूपी में इलेक्शन आने वाला है, तो उधर उधर समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो बोल गए, समाजवादी पार्टी के चीफ इनफैक्ट, वो बोल गए कि जिन्ना आजादी के लिए लड़े थे। उस पर भी बवाल हुआ, उस पर भी हंगामा हुआ कि जिन्ना कैसे लड़े थे? जिन्ना तो अपना कंट्री मांग रहे थे, जिन्ना इंडिया की आजादी के लिए कब लड़े थे? तो ये स्टेटमेंट्स आजादी पे एक कंट्रोवर्सी बनी है, बट स्टिल आई थिंक जल्दी ही ये कंट्रोवर्सी डाई डाउन कर जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट है। बहुत ज्यादा इसमें मुझे कुछ दिखता नहीं है। बट स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से गलत हो या दोनों तरफ से सही हो, ऐसे स्टेटमेंट्स वो सेंटिमेंट्स को तो जरूर हर्ट करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। लेकिन आप क्या ये है कि अभी आप कह रहे थे कि एफआईआर कट गई है इनके खिलाफ, जो है कांग्रेस ने भी कर दिया है और दूसरे लोगों ने भी, कंगना के। तो मेरे ख्याल से बोलने की आज़ादी तो है भारत में। अगर उनका अपना एक ओपिनियन है, वो ऐसा समझती हैं, तो मेरे ख्याल उनको राइट होना चाहिए कि वो बात करें। लेकिन साथ साथ कंगना हमेशा से न्यूज़ में रही हैं और हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ उनके कोई स्टेटमेंट आ जाती है। पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के जो केस था उस टाइम पे भी हमने देखा था कंगना को बोलते हुए। और उसके अलावा भी उनका कोई ना कोई एक जिसे कहना चाहिए न्यूज चलती रहती है, चाहे वो ऋतिक को लेकर हो या कुछ भी। आपको लगता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, या अपनी कोई कोई फिल्म आने वाली हो उससे पहले इस तरह की बातें की जाती हैं कि लोग एकदम देखने लगे? इसमें इस तरह की भी कोई पॉइंट हो सकता है?
मैं बोलूं तो पब्लिसिटी स्टंट तो कंगना नहीं कर रही हैं फ्रैंकली। अब फिल्म तो मैं नहीं जानता हूं कि कोई आने वाली है कि नहीं, लेकिन कंगना का एक है, कंगना बोलने में बड़ी एक्सपर्ट है, उनको बोलने की आजादी है और वो पूरी आजादी वो पूरी लेती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी आजादी दी है उतनी भरपूर वो लेती है। इससे पहले वो बोल रही थी शिवसेना गवर्नमेंट के खिलाफ, तो शिवसेना गवर्नमेंट ने उनका ऑफिस गिरा दिया था। अरे ये सारी चीजें होती रही है। शी हैज बीन अ टारगेट फॉर स्पीकिंग, बट देन वो अब तब से अब तक बोलने में तो उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, वो तब से कंटिन्यूसली। उनको तो ये भी बोला गया कि ये एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो अरेस्ट कर लेंगे, और वो बोली कि ठीक है मैं पहुंच रही हूँ, अरेस्ट कर लो मुझे। तो कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ, बट स्टिल इस लेवल तक कहानी पहुंच गई थी। तो कंगना बोलती हमेशा रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बात यह कि एफआईआर कट गई, तो एफआईआर तो कटेगी। ये अगर कंगना को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, तो अगर किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो उसको भी एक राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने अपना राइट एक्सरसाइज किया। ये दोनों राइट्स अपने अपने हैं। लेकिन जहां तक बात कि कंगना की, कंगना ने उस पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है अपना। वो बोली कि मैं पहली नहीं हूं जिसने ऐसी बात बोली है कि कांग्रेस ने आजादी में कुछ नहीं किया था, या आजादी इस तरीके से मिली थी। वो मैं पहली नहीं हूं जो कि कांग्रेस को डिसोसिएट कर रही हूं आजादी से। अब बात ये एक बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है कि ये कांग्रेस जो आज है, क्या 70 साल पहले यही कांग्रेस थी? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इट। पहली चीज, 70 साल पहले जो लोग थे वो आज नहीं, ठीक है। नेहरू आज उस समय थे आजादी के टाइम पे, और उनकी डॉटर के बेटे के बेटे बैठे हैं आज कांग्रेस में, राइट। तो देयर इज अ जनरेशन गैप। दूसरी चीज, इसी कांग्रेस के लिए तो महात्मा गांधी ने बोला था कि अब आजादी मिल गई है तो इस कांग्रेस को बंद कर दिया जाए। अब सब अपनी अपनी पार्टी लेके लड़ी है, तो इस कांग्रेस को बंद भी नहीं किया गया, राइट। तो ये चीजें भी हैं। लेकिन कांग्रेस का, या उस समय की कांग्रेस का, या नेहरू का, या गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये बात मानने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा इंडिया में। हिस्ट्री का स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन रोहित जी, जैसे भी आपने कहा, और वैसे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, मेरे ख्याल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये कितने तो इंडिया में, तो उसके पीछे भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आया करती हैं। किसी बताइए, एक तरीका है हमारे यहाँ भी होता है कि अपोजिशन को या किसी दूसरी पार्टी को डैमेज करने के लिए कोई तरह की स्टेटमेंट्स किसी से दिलवा दी जाती हैं। क्या ये आपको उसका कोई हिस्सा लग रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो इस जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट को, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट कह रही हूँ, हमारे असल में इस्टेब्लिशमेंट बहुत यूज होता है, अपोजिशन को जो है वो डैमेज करने के लिए या कुछ वोट्स कम करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है, या आप समझते हैं कि नहीं ये इनका टोटली अपना मामला है? क्योंकि वो तो खैर मैंने देखा था कि इनका ऑफिस गिराया गया था, फिर इनको कहा कि ये दिल्ली में आई थिंक नहीं पहुंच सकती, या कौन सी जगह इनको मना किया गया था आने के लिए। वो सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन फिर भी क्या ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी जगह पे जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी पार्टीज के खिलाफ बात कर रही हैं? इनका स्टैंड हमेशा से गवर्नमेंट के फेवर में देखा गया है, कभी भी ऐसा ऑपोजिशन पार्टी के फेवर में नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, इनका कोई पॉलिटिकल ऐसा हमें अभी तक एम्बिशन दिखा नहीं है। हो सकता है कहीं आगे जाके पॉलिटिकल एम्बिशन दिखाएं, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक ऐसा कंट्री है जिसमें 28 स्टेट्स और आपके पास 7 यूनियन टेरिटरीज, अभी शायद 6 हुई हैं। एक यूनियन टेरिटरी को लक्षद्वीप, और सॉरी दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कंबाइन किया गया। अगर आपके पास इतनी यूनियन टेरिटरीज हों और इतनी स्टेट्स हों, और सारी की सारी स्टेट्स में लेजिस्लेचर है, 3 यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर, सॉरी एक स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बढ़ गई, 9 गई, तो 3 यूनियन टेरिटरीज में आपके पास लेजिस्लेटर है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो आपके पास इलेक्शन पे जाने वाले जो स्टेट्स होती है वो 31 हो जाती है, 31। और 31 का मतलब आपके कंट्री में पेरिनियल इलेक्शन होते हैं। आप हर साल, नेक्स्ट ईयर हम देखिए 7 स्टेट्स हमारी इलेक्शन पे जाएंगी, ठीक है। तो उसमें यूपी भी है, यूपी बड़ी एक्टिव स्टेट है, और 80 स्टेट्स, 543 जो हमारे एमपीज हैं उसमें से 80 सीट वो देती है सेंटर को। गुजरात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी स्टेट है,
उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब है, जहां पे अभी हमने बहुत बड़ा ड्रामा देखा। कांग्रेस में इतना बड़ा हंगामा हुआ, सिद्धू की लड़ाई अमरिंदर सिंह से, एंड देन चन्नी साहब सीएम बने। गोवा भी जा रही है। तो ऐसी लेवल पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो आती हैं। आप कंगना रनौत जो स्टेटमेंट्स देती हैं वो पॉलिटिकल अपने आप बन जाता है। वो कंट्रोवर्सी में शी लव्स कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी लव्स हर, वी डोंट नो, लेकिन कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं वो। और इससे पहले भी जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में घुसती रही हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जहां तक बात यह है कि कंगना का ये स्टेटमेंट इसलिए ज्यादा उछल गया क्योंकि उनको अभी पद्मश्री भी मिला। तो पद्मश्री मिलने के बाद ऐसा स्टेटमेंट वैसे तो उन्हें देना नहीं चाहिए था। और दूसरा, ये तो कतई नहीं दे सकती कि आजादी हम लोगों को भीख में मिली थी और असली आजादी 2014 में मिली थी। उससे पहले की आजादी नहीं थी, अटल जी की गवर्नमेंट थी। तो अटल जी की गवर्नमेंट 1998 में थी, वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की फर्स्ट गवर्नमेंट थी। तो क्या वो आजादी नहीं थी? तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो कोई भी सेंसिबल आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मुझे भी लगता है कि स्टेटमेंट उनका बहुत ही गलत था। अब उस पर कंट्रोवर्सी है तो है, बट शी इज द डार्लिंग ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कहीं वो कुछ भी करें, कंट्रोवर्सी में फंसी जाती है, ऐसा होता है। लेकिन जो पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये इनका इस तरह का या किसी और का भी जिनको लोग जानते हैं, जिन्हें लोग पहचानते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, उनके इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं दूसरी पार्टीज को, आपके ख्याल से, या कोई फर्क नहीं पड़ता? एग्जैक्टली इनके स्टेटमेंट से बीजेपी को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इस पर इसका रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन इससे एक फर्क तो जरूर पड़ता है, बीजेपी लाइमलाइट में वापस आती है। यानी कि कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत हैं तो टॉक ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ऑफ कोर्स हमेशा ही टॉक ऑफ द डे रहते हैं। बात पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो मोदी, और पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो मोदी, है ना। और एवरीथिंग, पॉल्यूशन हो गया तो सब बोलते हैं मोदी, और पॉल्यूशन खत्म हो गया तो सब उनके सपोर्टर्स बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो दिस इज द सिचुएशन हियर इन इंडिया एट द मोमेंट। इट इज मोदी वर्सेस द रेस्ट। अब जाहिर है लाइमलाइट में बीजेपी तो आई है और लाइमलाइट में सब आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है बीजेपी सपोर्टर्स में कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसका इसका कंगना के पर्सनल प्रेस्टीज पे ज्यादा दिखता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे भी एक इस तरीके के लीडर है ना, जो सारी कंट्रोवर्सीज, सारी कास्ट कन्फिग्रेशन, हर कन्फिग्रेशन को तोड़ने वाले लीडर हैं। यू नेवर सीन, मतलब ऐसा लीडर आपको देखेगा नहीं। मतलब आप खुद ही सोचिए कि 5 साल का एक टेन्योर कंप्लीट करने के बाद दोबारा 5 साल का टेन्योर फुल मेजॉरिटी में अगर कोई लीडर ला सकता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी है। इंदिरा गांधी भी ये काम नहीं कर पाई थी। इंदिरा गांधी के बाद पहली बार मेजॉरिटी नहीं थी, और दूसरी बार वो मेजॉरिटी लेके, पहली बार तो वो खुद इलेक्ट ही नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम 1960s में जब वो आई थी। 71 में वो आई थी, मेजॉरिटी लेके आई थी, उसके बाद वो जीत नहीं पाई। फिर उसके बाद 80 में जीती, ये इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई थी। ही इट इज, और मनमोहन सिंह के पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी, 2 टर्म जरूर थे। नेहरू के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है मोदी, जिनके पास सेकंड टर्म है एज प्राइम मिनिस्टर विद फुल मेजॉरिटी। तो ही हैज समथिंग इन हिम, नो डाउट अबाउट इट। और उनका कैरिज्मा बहुत स्ट्रांग है, और वो इन स्टेटमेंट से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली स्पीकिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज हिज ओन कैरिज्मा। तो आपको लगता है कि आगे जो दोबारा जब इलेक्शन, अभी तो खैर आपके इलेक्शन ही, एक तो आप लोगों के इलेक्शन मेरी समझ में नहीं आते, मेरे क्या किसी पाकिस्तानी की समझ में नहीं आते कि मोदी जी की गवर्नमेंट है फिर भी इलेक्शन होते चले जा रहे हैं। तो वो मैं कल परसों भी किसी से बात कर रही थी पाकिस्तान में, तो कह रहे थे कि ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इनके इलेक्शन खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन ये है कि आपको लगता है कि मोदी जी दोबारा भी जब इलेक्शन होगा तो मोदी जी वाले इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन, तो दोबारा भी जीत पाएंगे आपके ख्याल से? अभी जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है उस पर लेके चलें तो 100% श्योर शॉट विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रांग है। इसमें भी मैं अभी जो हम लोगों को ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, उस हिसाब से मोदी की पॉपुलैरिटी अच्छी है। और ये भी कि
चाहे कितने ही खराब डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहे हो, मैं उस नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को सही डिसीजन नहीं मानता, गलत डिसीजन मानता हूं, लेकिन फिर भी पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात समझिए। मैं कितना मान लूंगा, मैं हूं कौन, हु एम आई, या हु आर द पीपल हु कंडेम हिम। पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले वाले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी को कई स्टेट्स में 50% से ज्यादा वोट मिला है। तो इट इज, और आपको मैं हैरानी की बात बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश जो कि 80 सीट्स देता है, ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स मायावती जो है उनकी पार्टी की सीट्स बढ़ी हैं, मुलायम सिंह की पार्टी की सीट्स बढ़ी हैं। पिछली बार जो कांग्रेस थी उसके सिर्फ 2 एमपी थे पिछली लोकसभा में, एक सोनिया गांधी, दूसरी राहुल गांधी, दूसरे राहुल गांधी, राइट। इस बार सिर्फ एक है सोनिया गांधी, राहुल भी अपनी सीट हार गए, वो वायनाड से हैं, वायनाड मतलब केरला से हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2 सीट्स थी, एक कमलनाथ और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस बार एक ही रह गई, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, इवेंचुअली ही लैंडेड अप इन बीजेपी, राइट। तो ये चीज देखने वाली है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कैरिज्मा है और मोदी बीजेपी कॉम्बिनेशन, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। एक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको जिसको पॉलिटिकल पंडित्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। और इतने इतने बड़े मास लीडर्स, मायावती जी बहुत बड़ी मास लीडर हैं यार। वो ऐसी लीडर हैं कि वो यूपी में सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी लेके आई थी कई डिकेड्स के बाद, 5 साल पूरे, मतलब शायद शी वाज द फर्स्ट पर्सन, इनफैक्ट या दूसरी तीसरी थी, जिन्होंने आजादी के बाद से यूपी में अपने 5 साल की गवर्नमेंट पूरी कंप्लीट की थी। देन द सेम मिराकल वाज रिपीटेड बाय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, राइट। तो ये लोग वो हैं जो कि पूरे पूरे मेजोरिटी मास लीडर्स हैं यार, ये लोग छोटे मोटे लीडर्स नहीं है। अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन को प्राइम मिनिस्टर ने डिफीट कर दिया मोदी ने, तो कुछ तो है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसी जगहों पे हम लोग देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल जहां पे बीजेपी कभी थी नहीं, वहां से 18 सीट आ रही हैं, राइट। और नॉर्थ ईस्ट जहां पे बीजेपी का एग्जिस्टेंस नहीं था, आज लगभग सारी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप बिहार में देख लीजिए, यूपी में, मोदी इज अ फिनोमिनन। मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मोदी इज अ फिनोमिनन। और उड़ीसा जहां पे बीजेपी कभी प्रेजेंट नहीं थी, मोदी जहां रैली करते थे वो आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी प्रभावित कर देते हैं, मतलब इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि नेक्स्ट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभी तक तो हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। चाहे कुछ भी हो, कितनी खराब खबरें आ जाएं, कितनी गलत खबरें आ जाएं, आप कुछ भी कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कैरिज्मा है ना। आपको एक और बताता हूं, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और दिल्ली में लैंडस्लाइड विक्ट्री 2 बार ली है इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, पिछले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, और इस करंट वाले में जो करंट विधानसभा है। लेकिन एमपी के लिए 7 सीट्स, सातों की सातों स्वीप मोदी ले गए। तो मोदी, जब व्हेन इट कम्स टू मोदी, मोदी का इलेक्शन है, तो लोग आंख बंद करके सीधे मोदी को वोट कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है। नहीं, ज़रूर ज़ाहिर है जब इतनी सीट्स ले रहे हैं, इतना ज़्यादा हर जगह पे जीत रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, कुछ ना कुछ काम किया होगा हिंदुस्तान के लिए मोदी जी ने। लेकिन हम कैसे मान जाएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो फ़ोन नहीं उठाते, और जब तक फ़ोन नहीं उठाएंगे हम तो मानेंगे नहीं इस बात को कि कोई किसी किस्म का करिश्मा है मोदी जी का। वो तभी होगा जब इमरान खान साहब का फ़ोन उठाएंगे। तो मेरे ख्याल है आपको रोहित उन्हें बताना चाहिए कि जी कॉल अटेंड कर लीजिए, और नया साल भी कुछ दिनों के बाद, बल्कि 1 महीने के बाद शुरू होने वाला है, 1 डेढ़ महीने बाद। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। मोदी जी जब तक फोन नहीं उठाएंगे हम तो नहीं मानेंगे कि जी मोदी जी का कोई करिश्मा है और ऐसा कुछ हो सकता है। बताऊं कैसे, वो मेरा भी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? कोई चांस होता है बताने का? कोई तरीका निकालें, उनको बताएं कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फोन करेंगे तो फोन उठा लें, इसलिए कि 1 डेढ़ साल ही रह गया, फिर खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी और फिर इलेक्शंस होंगे और फिर देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं आता। थैंक यू डेढ़ सो साल मच रॉय जी। हाँ, डेढ़ एक साल डेढ़ साल आपको लग क्या रहा है? सदाचार है। मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि टाइम अच्छा, पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि ओके, फिर चलिए। वरना उनके पास रीजन रह जाएगा कि जी मैं तो पता नहीं क्या कुछ करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने मेरी गवर्नमेंट ही पहले हटा दी। लेकिन मुझे लगता है कि कर जाएंगे शायद।
तो एकदम होना कुछ चाहिए वैसे गवर्नमेंट को। कुछ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स तो बोल रहे थे 3 महीने, और कुछ जो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट्स हैं वो ये बोल रहे थे 19 तारीख। तो 1.5 साल का एस्टिमेट तो किसी ने नहीं दिया था। अभी जो मैंने दिया। हमने नहीं, दिया, अभी जो 1.5 साल। लेटेस्ट वो आ रहा था। जी। 1.5 साल के लिए तो कोई राजी भी नहीं था ना भाई। जो नवाज शरीफ से बातचीत चल रही थी उस हिसाब से तो नवाज शरीफ बोल रहे थे अगर 1.5 साल इलेक्शन कराओगे तो हम तो देखे इसे नहीं गिरा सकते। नहीं, देखे रॉय जी, जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी ना शुरू में, उस वक्त कहा जा रहा था कि सिर्फ 4 साल के लिए आई है। उस टाइम पे यानी समझे 2018 में कहा जा रहा था, जब गवर्नमेंट आई थी आते के साथ ही कहा जा रहा था कि 4 साल के लिए आई है। तो अगर तो वो बात सही है और वाकई में 4 साल के लिए है, तो बस फिर इस साल में इनको निकल जाना चाहिए। अब देखते हैं, वैसे दिसंबर काफी भारी है इनके लिए। वैसे ये कि दिसंबर बड़ा अच्छा होता है, न्यू ईयर होता है, क्रिसमस होता है, क्या कुछ होता है। लेकिन ये कि बड़ा अच्छा मतलब वेदर भी होता है। लेकिन ये कि सुना है कि खान साहब के लिए इतना कुछ खास लकी शायद साबित ना हो। और साथ ही साथ अपोजिशन भी अब दोबारा से एक जगह पर आ गई है, पहले अलग अलग हो गए थे लोग पीडीएम वाले। तो टाइम तो टफ मिलेगा खान साहब को, तो देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है कि थैंक यू अगर सो फोन मच उठा लें तो जी। वो टिप्स दे दें, प्राइम मिनिस्टर मोदी टिप्स दे दें कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। हाँ, बिल्कुल। और टिका कैसे जाता है, तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन खैर, हम इन टच रहेंगे, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार, थैंक्स।